हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वैशाली सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2019 के सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2022 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष होती है। इस विशेष समय में बच्चा घर में बोली जाने वाली प्रारंभिक भाषा सीखता है। ओके। इस अवस्था में बच्चा एक दिन में 25 से 50 शब्द सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। इस अवस्था में बालक समाज के संपर्क या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करता है। उसे डर है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे ना। इस अवस्था में वह समझने लगता है कि यह समाज की सहमति हो तो सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। इसका आंसर करिएगा आप लोग ज़रूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेंडर पक्षपात। ओके, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। क्या होता है कि कक्षा में शिक्षकों द्वारा जेंडर के संदर्भ पर परिचर्चा करवाई जानी चाहिए, जिससे जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जा सके। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जी.बी. वाटसन, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, नंबर 2 जोर से बोलना, नंबर 3 पाठ या ढांचा जिसको बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं इसको, और डी ऑप्शन है आत्मकेंद्रित वार्ता। दोस्तों इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता के रूप में संबोधित किया है। ओके, इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नंबर 1 प्रबलन, नंबर 2 अनुबंधन, नंबर 3 मॉडलिंग, नंबर 3 पाठ या ढांचा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाठ या ढांचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ या ढांचा। ये कैसा उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, ढांचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढांचा। ओके, पाठ या ढांचा, इसको स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? नंबर 1 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थागत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संरक्षण कक्षा समावेशन। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन विशेषित करता है? संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण कक्षा समावेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि पियाजे की चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अनुबंधन, अवलोकन अधिगम, प्रबलन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्कीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1 है विद्यार्थी के लिए एक श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ओके, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सृजनात्मक विचारक। ओके, अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। दोस्तों पठन वैफल्य को डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। ओके, दोस्तों डिसलेक्सिया डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा का आधार मानवतावादी परिप्रेक्ष्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा पूछा जा रहा है ना, तो बच्चों की
प्रमुखता होती है छात्र केंद्रित शिक्षा में, छात्र ही प्रमुख होते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे डैश हैं, पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, इसका दूसरा 2 नंबर इधर है, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। आप लोग को आंसर करना है 27 नंबर का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों विकास के सिद्धांत बताए दे रहे हैं आप लोगों को। नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत होता है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है, विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, वृद्धि एवं विकास की गति की दर में विभिन्नता का सिद्धांत होता है। ओके।
विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती। ये सिद्धांत नहीं होता है विकास का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, पद्धति या कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? दोस्तों इसमें द्वितीयक पूछ रहा है, प्राथमिक नहीं। प्राथमिक आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण विद्यालय एवं मीडिया होता है और प्रथम सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण बालक का परिवार या बालक का परिवार, आस पड़ोस सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। ओके, चलिए दोस्तों हमारी श्रृंखला पूरी होती है, तो आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।